गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 9 से पाठ जिसका शीर्षक है दुख का अधिकार और लेखक हैं यशपाल, तो उस पाठ के प्रश्न उत्तर समझा रही हूँ। कुछ प्रश्न उत्तर मैंने पहले वीडियो में समझा दिए हैं। भाग 3 का जो वीडियो था उसमें प्रश्नों के उत्तर ही समझाए हैं। अब कुछ प्रश्नों के उत्तर मैं आपको इस वीडियो में समझा रही हूँ। तो इसमें जो मेन बात थी पोशाक की तुलना किससे की गई थी, गरीब बुढ़िया जो थी वो कौन थी, संभ्रांत महिला कौन थी, दोनों की कैसे तुलना की गई है, लेखक ने क्या बताया, वो सारी बातें मैंने आपको समझाई थी। तो हमने लास्ट प्रश्न ये किया था कि बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या बातें कर रहे थे, ये हमने प्रश्न कर लिया था, यहाँ तक कर लिए थे। आपकी बुक में ही पाठ के पीछे प्रश्न दिए गए हैं, तो वही उत्तर मैं आपको समझा रही हूँ। तो अगला प्रश्न आता है, पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को क्या पता चला था। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को पता चला कि ये जो बुढ़िया दुख में बैठी है, खरबूजे बेचने के लिए तो बाजार में आ गई है, लेकिन अपना मुंह घुटनों में छिपाए बहुत दुखी बैठी है। इसके दुख का कारण इसके जवान बेटे की मृत्यु है, जो कि 23 साल का था, जिसका नाम भगवाना था। वह सुबह सवेरे खेत में काम कर रहा था। गीली मेड़ की तारावट में विश्राम करते हुए एक सांप के ऊपर उसका पैर पड़ गया था। सांप ने उसे डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये सब जो है लेखक को पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता चल गया था। अगला, लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किए। लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ओझा को बुला लाई। अब ओझा को पता है, ये ऐसा माना जाता है कि वो सांप का जहर निकाल देते हैं तंत्र मंत्र झाड़ फूंक करके। तो बुढ़िया माँ भी बेचारी बावली हो गई, भी बेटे को सांप ने डस लिया, इस कारण बड़ी परेशान हो गई थी, तो वो ओझा को बुला लाई। ओझा ने तंत्र मंत्र झाड़ फूंक आदि किया, नाग देवता की पूजा की गई, और ऐसा करते हुए जो कुछ भी घर में सामान था खाने पीने का, या थोड़े बहुत जेवर वगैरह थे, या कोई पैसा था थोड़ा सा जो था, वो सब कुछ उस ओझा को दान दक्षिणा में देने में निकल गया था। लेकिन वो बुढ़िया अपने बेटे को नहीं बचा पाई थी। फिर है, लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया था, क्योंकि वो बुढ़िया बाजार में खरबूजे बेचने के लिए आई थी, लेकिन खरबूजे की टोकरी सामने रख करके खुद अपना मुंह घुटनों में छिपा करके फपक फपक कर रो रही थी। तो यह देख करके लेखक को बुढ़िया के दुखी होने का पता चला। तब लेखक ने जाकर के दुकानदारों से पूछा भी ये बुढ़िया ऐसे क्यों बैठी है। तब दुकानदार जो थे उन्होंने भी लेखक को इसके दुख का कारण बताया कि कैसे एक कल ही इसके बेटे की मृत्यु हुई है और आज ये खरबूजे बेचने आ गई है, इसलिए ये बहुत दुखी है। तभी बेटे की मृत्यु के दूसरे दिन खरबूजे बेचने आ गई है। फिर अगला है, इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहाँ तक सार्थक है, यानी कहाँ तक ठीक है। ठीक ही है, आजकल के समाज में दुख मनाने का अधिकार भी सभी को नहीं है, ठीक है। तो अब ये शीर्षक तो ठीक है, दुख का अधिकार, क्योंकि इसमें लेखक बता रहे हैं कि एक गरीब महिला के बेटे की मृत्यु हुई है, एक धनी महिला के बेटे की मृत्यु हुई है। दोनों माँओं का दुख समान है, क्योंकि दोनों के बेटों की मृत्यु हुई है, लेकिन उन दोनों के दुख को मनाने का, दुख को प्रकट करने का अधिकार अलग अलग है। एक माँ गरीब है, उसके घर का गुजारा नहीं चलेगा यदि वो 4-5 दिन तक बैठी रहेगी, घर में दुख मनाती रहेगी। तो दूसरी माँ बहुत अमीर है, वो चाहे कितना समय भी बैठ करके अपने बेटे के दुख में दुखी रहे, उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तो घर में खाने पीने की कमी तो आ नहीं सकती। इसलिए पाठ का नाम जो है दुख का अधिकार रखा गया है, जो कि बिल्कुल ठीक है। अब अगला प्रश्न आता है, जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को एकदम से नीचे नहीं गिरने देती, उसी तरह से हमारी यह पोशाक हमें नीचे झुकने से रोके रहती है। इसका आशय स्पष्ट करना है,
ठीक है, इस पंक्ति का आशय क्या है? पतंग जो है वो डोर से बंधी होती है और उसको नियंत्रित करने वाला कोई और होता है। अब हम पतंग उड़ाते हैं तो डोर पकड़ के हम खींचते, हम चाहते हैं तो उसको ऊपर उठा देते हैं, हम चाहते हैं उसको नीचे कर लेते हैं, जब चाहते हैं हवा में उड़ने देते हैं, जब इच्छा होती है तो वापस से नीचे खींच के नीचे रख लेते हैं। यानी पतंग हवा में उड़ती है लेकिन उसे नियंत्रित करने वाला कोई और होता है। अब तेज हवा के झोंकों के सहारे वो फिर तैरती हुई उड़ती रहती है। जब हाथ में होती है डोर तो हम ऐसे से हिलाते हैं तो तेज हवा जो चलती है, हवा के झोंकों के सहारे वो ऊपर उड़ती रहती है। और जब डोर से पतंग अलग हो जाती है, यानी डोर से कट जाती है, एक दूसरे की पतंग को काटते हैं ना, तो वो जब कट जाती है तो वो उड़ती हुई नीचे गिरती है, लेकिन वो एकदम से यहीं पे कटी और यहीं ऐसे नीचे नहीं गिरती, वो हवा की लहरों के साथ ऐसे झूलती हुई आगे जाती है और फिर दूर जाकर के वो नीचे गिर जाती है। उसी तरह से क्या होता है कि व्यक्ति जो अच्छी पोशाक पहने हुए होता है वो जो है जल्दी से नीचे नहीं झुक सकता और लोगों के साथ बातचीत नहीं कर सकता। अब समाज में जो व्यक्ति है वो परिवार की आर्थिक डोर से बंधा हुआ रहता है, यानी परिवार के पास अच्छा धन है तो वो अच्छी पढ़ाई लिखाई करेगा, और परिवार के पास धन नहीं है, परिवार गरीब है, तो उसकी पढ़ाई लिखाई या कुछ भी काम वो ढंग से नहीं कर पाएगा, यानी वो उस डोर के साथ बंधा हुआ होता है। फिर भी समाज की हवा यानी जो उसकी पोशाक होती है उसे कहा गया है उसके आदि के कारण, वो मतलब उस बाहरी प्रभाव के कारण, उस पोशाक के कारण जो है अपना अधिकार और दर्जा निश्चित कर लेता है। अब वो लेखक भी ये कहता है कि वो झुक करके यानी नीचे बैठ करके उस बुढ़िया के दुख का अंदाजा लगाना चाहता है, उसके दुख के बारे में जानना चाहता है, लेकिन वो नहीं झुक पाता, वो नहीं कर पाता ऐसा, क्योंकि उसने बहुत अच्छी पोशाक पहनी हुई होती है। अब इस प्रकार से जो लेखक की पोशाक है यानी जो व्यक्ति की पोशाक होती है वही हमारे लिए बंधन और अड़चन बन जाती है। पोशाक ही इस विचार और व्यवहार में दूसरों के साथ जो वे व्यवहार करना चाहते हैं उसमें बाधा बन जाती है। तो इस प्रकार से पतंग भी जो है दूसरों के नियंत्रण में रहती है और व्यक्ति भी जो है अपनी पोशाक के नियंत्रण में रहता है, अपने धनी होने, अपने पैसे के नियंत्रण में रहता है। यानी वो भी वैसा नहीं कर, जैसे पतंग एकदम से नीचे नहीं गिरती वैसे ही व्यक्ति भी एकदम से नीचे नहीं झुक पाता, यानी अपने से निम्न स्तर के लोगों से बातचीत नहीं कर पाता। अब दूसरा आता है आशय स्पष्ट कीजिएगा। इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। अब क्या कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हुए मनुष्य के बहुत से नियम कानून परंपराओं का पालन करना पड़ता है। ठीक है, समाज में जीने के लिए इन सब की आवश्यकता होती है। इनको अपनाकर ही वह एक सामाजिक प्राणी कहलाता है, यानी जब इन नियमों को मानता है, इन परंपराओं के अनुसार काम करता है, तभी वो एक सामाजिक प्राणी कहलाता है। समाज में प्राकृतिक जरूरतों से ज़्यादा महत्व अपनी परंपराओं को दिया गया है। मतलब जो ज़रूरतें हैं हमारी उससे ज़्यादा महत्व परंपराओं को दिया गया है। इस पंक्ति का अब आशय भी यह है कि कुछ लोग अपनी भूख मिटाने के लिए, धन बटोरने के लिए रिश्तों धर्म ईमान जैसी बातों का भी ध्यान नहीं रखते हैं। इसी तरह से ये बुढ़िया माँ के साथ भी हुआ था। दुकानों पर बैठे हुए लोग उसके बारे में तरह तरह की टिप्पणी कर रहे थे, उसके बारे में बहुत गलत बोल रहे थे, उसे गलत गलत बातें कह रहे थे, व्यंग्यात्मक पूर्ण तरीके से उसकी बातें कर रहे थे। फिर आ जाता है आशय स्पष्ट कीजिए में, शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए, दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। अब इस वाक्य का कथन बहुत ही मानवीय और महत्वपूर्ण है। लेखक के अनुसार हर व्यक्ति को सुख दुख मनाने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन इस पाठ में लेखक ने बताया है
कि दुख मनाने का अधिकार सबको समान रूप से नहीं दिया जाता और ये समाज के लोग ऐसा करते हैं, इसलिए उन्हें नहीं ऐसा करना चाहिए। दुख मनाने का अधिकार तो सबको बराबर ही होना चाहिए। अब आपने इस पाठ में पढ़ा है कि बुढ़िया के भी बेटे की मृत्यु हुई थी, अमीर जो औरत थी उसके भी बेटे की मृत्यु हुई थी। अब देखो, माँ का बेटा यदि मर जाता है, फिर वो चाहे अमीर हो या गमीर हो, गरीब हो, माँ की ममता तो उतनी ही होती है। लेकिन कोई जो है उसे, अमीर व्यक्ति उसे दिखाता है, लोगों के सामने अपने दुख को प्रकट करता रहता है, रो रो करके बताता रहता है। और जो गरीब व्यक्ति है वो बेचारा रो भी नहीं सकता, उसका रोना भी कौन सुनेगा, उसको तो धैर्य बंधाने वाला भी कोई नहीं होता। लेकिन लेखक का विचार है कि इस समाज में दुख मनाने का अधिकार सबको समान रूप से होना चाहिए। उसके लिए अमीरी और गरीबी का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, ये प्रश्न जो थे आपको समझ में आ गए होंगे। अब हमारा जो ये लेसन है ये कंप्लीट हो चुका है। इसके इतने ही जो प्रश्न उत्तर भी थे, वैसे मैंने आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा भी समझा दिए हैं। यदि आप ये वीडियो देख लेते हो इस पाठ को, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ और भी अधिक समझने की ज़रूरत होगी। और यदि फिर भी लगता है तो आप अपने दिमाग से थोड़ा बहुत सोचेंगे और इसमें से और भी बहुत से प्रश्न बना लेंगे। थैंक यू।